हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं गया से नई दिल्ली के दरमियान एक ट्रेन जर्नी। और संदीप भाई ने थंबनेल के ऊपर 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार भी लिखी हुई है। और अगर 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार हासिल कर ली जाती है तो ये किसी भी राजधानी से या किसी भी शताब्दी से ज़्यादा की रफ़्तार होगी। 130 किलोमीटर तक राजधानी चलती है अपनी मैक्सिमम स्पीड पे। और एक ऐसी ट्रेन है ईस्ट वाली साइड पे जो कोणार्क एक्सप्रेस के नाम से है, जो 140 किलोमीटर फ़ी घंटा चलती है। बाकी अगर महाबोधि एक्सप्रेस भी इस मुकाम पे पहुंचती है तो वो फिर देखते हैं। बाकी गया से सफ़र का आगाज़ हो रहा है और पिछले बहुत सारे ऐसी जर्नीज़ हो गई हैं जो इसी रास्ते से हो रही हैं, अपना यूपी और बिहार के बीच में चल रही हैं। तो देखते हैं कि आज का रूट कितना ज़्यादा मुख्तलिफ यहाँ मुनफरद होता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान। कुछ फिलहाल मैं हूं अभी बोरारो रेलवे स्टेशन पे, जो कि गया से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ उतरने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस मेरी ये ट्रेन लेट हो रही थी। इसको मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लिया था और गया से मेरी महाबोधि एक्सप्रेस थी जो कि ठीक 2 बजे वहाँ से निकलती है। तो यहीं उतरना सही लगा मुझे, ताकि यहाँ से मैं अपनी महाबोधि एक्सप्रेस बोर्ड कर पाऊँ। वैसे उस बड़े स्टेशन की अलग बात होती, पर यहाँ भी बहुत सुकून है। बचपन के दिन याद आ गए जब मैं ऐसे ही किसी छोटे स्टेशन पे जब अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन का इंतज़ार किया करता था। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं और इसी धूप में उस पेड़ की छांव के नीचे हम बैठे हैं। यार ये तो बड़ी गलत बात है। दरख्त तो इंसान का सबसे पुराना साथी है ज़मीन पे और सबसे ज़्यादा हिफाजत का और हकदार ये है भी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि लेट चल रही है, और इसमें भी आता तो यहाँ नहीं उतर पाता और गया पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ये देखी है सत्या भाई के साथ, जहाँ पर गया में उनके साथ मोबाइल चोरी का हादसा हो गया था। बल्कि चोरी नहीं, मोबाइल छीने जाने का। काफ़ी ख़तरनाक इलाका है गया से DDU तक चोरी चकारी के हवाले से। चलिए, महाबोधि के आने का संकेत जो है वो हो चुका है। ट्रेन जो है वो गया से निकल चुकी है और मेरे ख्याल से बस 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएगी। अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। इंतज़ार इस कड़ी धूप में ज़्यादा हो गया और सबसे ज़्यादा डर तो नेक्स्ट ट्रेन छूटने का है। पिछले दिनों सत्या अपना संदीप भाई दुरंतो से गए हैं कटरा तक, जम्मू तवी तक। फ़्लाइट मिस हो गई थी। दुरंतो ने 4 घंटे का गैप भी कवर नहीं कर सकी। इन 4 घंटे की गुंजाइश रख के गए थे। 7 बजे पहुंचना था, 11 बजे की फ़्लाइट थी। 1:30-2 बजे जम्मू तवी पहुंचे दुरंतो से दिल्ली। वो जो वंदे भारत सुबह 6 बजे निकली थी वो पहले पहुंच गए। मैंने सोचा था कि ये रात के निकले हुए थे। ट्रेन छोड़ दूंगा तो आराम से यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी और वहाँ गया पहुँचूँगा तो सिर्फ 5 मिनट बचेंगे मेरे पास, और ऐसे में महाबोधि को पकड़ने में थोड़ी सी रश जो है वो हो जाएगी। लेकिन एक तो ट्रेन वहाँ पहुँची 150 पे, करीब 10 मिनट का टाइम वहाँ बचता, आराम से ट्रेन में पकड़ लेता। और उसके बाद से अभी करीब 2:30 बज चुके हैं और ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ट्रेन मतलब वहाँ से निकली ही नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा लगा कि इसमें थोड़ी सी ख़राबी लग रही है। और एक और चीज़ है कि दिल्ली से अपनी कनेक्टिंग ट्रेन भी है, तो अगर ट्रेन लेट होती है तो वो ट्रेन छूट जाएगी। हालांकि इस ट्रेन को मैं पिछले 7 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचती है। सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट का डिले जो है वो होता है, उतना चलता है। लेकिन अगर ट्रेन 2 घंटे लेट होती है तो फिर मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो तो फिर छूट जाएगी। लगता है संदीप भाई के हालात आज भी ख़राब ही लग रहे हैं। तो ये सुना आपने अनाउंसमेंट की महाबोधि एक्सप्रेस में अभी टेक्निकल कुछ खराबी थी, इस कारण से ट्रेन अभी वहाँ से निकली ही नहीं है। अब भगवान जाने की कब ट्रेन वहाँ से निकलेगी। ऐसे में तो मैं वहीं पहुँच गया होता, गया पहुँच गया होता और वहाँ से ट्रेन लिया होता। तो फाइनली अनाउंसमेंट हुआ कि महाबोधि एक्सप्रेस खुल चुकी है गया से। इंजन में कुछ फॉल्ट था जिस कारण से ट्रेन इतनी लेट हो गई, तो उसको करीब 2 बजे वहाँ से खुलना था, पर ट्रेन वहाँ से करीब 3 बजे खुली है।
और ये भी अप वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली की तरफ जा रही है। वैसे इस ट्रेन से पहले हमारा डिपार्चर था, पर ये ट्रेन फ़िलहाल निकल रही है। ये गया के आसपास ही दोनों सिस्टर ट्रेनें मिलती हैं, और दरिया के ऊपर सत्यावे के साथ ये मामला हुआ था। अपनी हम नाम ट्रेन को फाइनली अपनी देखते हुए ट्रेन 1 घंटे की देरी के बाद प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। वैसे यहाँ बहुत देर तक ट्रेन का हॉल्ट होने नहीं वाला है, तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, जल्दी से कोच में बैठना होगा। तो चलो 2 मिनट। ये रहा अपना कोच, इसमें आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। ये है B1 कोच, और फाइनली आ चुकी है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। ट्रेन के बारे में, इस रूट के बारे में आगे बताऊँगा मैं। फ़िलहाल तो बस खुश हूँ कि ट्रेन आ चुकी है और बस चलने का संकेत होने वाला है। बहुत गर्मी है। चलिए फाइनली डिपार्चर हो गया अपना बुरारू रेलवे स्टेशन से, और चलो ये ट्रेन निकलेगी, उसके बाद से आसनसोल वाली मेमू जो वो आएगी। बाकी यहीं पे वेट कर रहा था मैं ट्रेन का। फाइनली अब जाके थोड़ी राहत मिली। तो ये है इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, यानी कि रफ़ीगंज। और जस्ट इस स्टेशन के बाद ना तो यहाँ से काफ़ी लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ रफ़ीगंज की ना, तो वो दिन था 10 सितंबर 2002, जब हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हुई थी रफ़ीगंज के पास में ही, जो आगे रिवर है धावी रिवर, वहाँ पे डिरेल हुई थी। और वहाँ पे करीब 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और मैं वो नदी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ, पर वो नदी कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। उस टाइम पे मॉनसून होता है, मतलब सितंबर के महीने में आराम से बारिश हो रही होती है, तो रिवर भी काफ़ी अपने अच्छे फ्लो पे थी। फ़िलहाल तो अभी सूखी होगी, लेकिन उस टाइम भी काफ़ी फ्लो में थी। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोग जो है वो डूब करके अपनी जान गंवा दिए थे। और शायद इतनी जानें जो है वो नहीं आती, लेकिन नदी में डूबने के कारण से बहुत लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। फ़िलहाल मैं आपको नदी दिखाता हूँ। चलो अब डिपार्चर का संकेत भी हो गया, डिरेल होने से कोशिश करता हूँ कि आपको नदी में दिखाता हूँ वो। लेकिन पिछले कुछ माह में इंडियन रेलवेज़ में हादसे भी देखने को मिले हैं। कुरमंडल एक्सप्रेस का हादसा 2023 में, उसके बाद भी वेस्ट बंगाल में एक ट्रेन का, फिर यूपी में भी एक 3-4 हलाकों वाला एक वाक़या हुआ। उसके बाद से तो फिर रफ्तार फ़िलहाल 160 से घटा दी है। वैसे आपने देखा जो धवी रिवर थी वो इतनी गहरी नहीं थी, बिल्कुल शैलो थी। और तो ये आपने देखा धावी रिवर, और रिवर बिल्कुल ही शैलो थी, मतलब इतना पानी नहीं था रिवर में। लेकिन सितंबर के महीने में जब मानसून अपने पीक में होता है तो पानी अच्छा खासा होता है नदी में। और कहते हैं कि टोटल 15 डब्बे उस राजधानी एक्सप्रेस के डिरेल हुए थे, जिसमें से 2 डब्बे जो थे वो सीधा नदी में जाकर गिर चुके थे। और ऐसा कहते हैं कि करीब 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और मैक्सिमम जानें जो थी वो नदी में गिरने से हुई थी। और ट्रेन में पेंट्री कार भी है, जिस कारण से आज तो खाना इसका रिव्यू करूँगा ही मैं। और पहले कटलेट जो है वो मैंने ले लिया है, तो फिलहाल इसको ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि महाबोधि एक्सप्रेस के पेंट्री कार में आपको कटलेट कैसा मिलता है। तो ये इस ट्रेन का ब्रेड कटलेट देखो आप, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मतलब ठीक ठाक टेक्सचर इसका दिख रहा है मुझे। हावड़ा राजधानी अल्लाह के कितने किसी ज़माने में उसके प्रोटोकॉल हुआ करते थे, एक सेपरेट लोकोमोटिव चलता था। बढ़िया लग रहा है इसका, तो नॉट बैड। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महाबोधि एक्सप्रेस का कटलेट जो है वो इतना अच्छा होगा। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस महाबोधि एक्सप्रेस का कटलेट। अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, अब इस ट्रेन का मैं डिनर भी करने वाला हूँ और उसका रिव्यू भी करने वाला हूँ कि महाबोधि एक्सप्रेस का डिनर जो है वो कैसा होता है, इसका पेंट्री कार कैसा है। दिन में बैठना पड़ेगा, रात में सोना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, माता जी जो हैं वो उठने का नाम ले थी, और तब इनको बताया गया कि दिन के वक्त में आपको बैठना पड़ेगा, रात के वक्त में आप सो सकती हैं। 10 से 6 बजे तक है ना नियम कानून। ये कह रहे हैं कि नहीं हम उठेंगे, आपका सीट खरीद लिए हैं, ऐसा हमने कहा हमारा अभी सोने का टाइम नहीं है, हमारा
उसके बाद फिर मिडल भी बर्थ भी खुल जाती है और फिर 3 सवारियाँ जब तीनों बर्थों पे सो के जा सकती हैं। ऐसे गर्मी बहुत है और फ़िलहाल पहुंच रहे हैं सासाराम जंक्शन। स्टेशन की हालत देखो, फ़िलहाल तो भी लग रहा है कि काम चल रहा है स्टेशन पे। तो ये है सासाराम जंक्शन। और अगर बात करूँ मैं सासाराम की, तो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है आरा की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी बात करूँ अगर सासाराम की, तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। बात करूँ अगर सूर्यवंश के शासक की यानी कि शेर शाह सूरी की, तो उनका जन्मस्थल भी यहीं पे था और यहीं पे उनका मकबरा भी बना हुआ है। और मैंने सुना है कि सासाराम जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया झीलें जो है वो देखने को मिलेंगी, वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलेंगे। अब एक्सप्लोर तो करना है धीरे धीरे हर चीज़। बाकी हाँ, सासाराम ज़रूर से मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। बाकी जो लोग यहाँ से हो उनको मेरा हाय हेलो नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ पर रहते हो। पर हाँ, गर्मी तो ऑल ओवर इंडिया है और यहाँ भी गर्मी काफ़ी है। पूरे नॉर्थ में अभी भीषण गर्मी जो है वो चल रही है। बाकी अगर बात करो स्टेशन की, तो स्टेशन का जो इनिशियल इम्प्रेशन है बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन लग रहा है मुझे। अपने शहर की मिसाल पेश कर रहे हैं। तो ट्रेन सासाराम से काफ़ी भर गई थी और फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन। ये है भभुआ रेलवे स्टेशन और यहाँ हम पहुँचे हैं करीब 5:25 पे। हालांकि शेड्यूल टाइम जो था वो 4:10 का था, पर अब देखो कैसे हम कवर करते हैं, बस ये देखना बाकी है। अच्छा, यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन करीब 45 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी वक्त हो रहा है 5:26। हालांकि वैसे ट्रेन 6:30 पहुँचती, लेकिन अगर ट्रेन 6 बजे तक पहुँच जाती है, यानी कि आधे घंटे में अगर 45 किलोमीटर कवर कर लेती है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और फिर वहाँ ट्रेन करीब 40 मिनट के डिले के साथ पहुँचेगी और इतना डिले जो है वो नॉर्मल चलता है, फिर ट्रेन आगे कवर अप कर लेती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हमारा आगमन DDU में कब होता है। चलिए, डिपार्चर भी हो गया 5:27 पे, तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं और ऑलमोस्ट सनसेट अभी तो नहीं हो रहा है, मतलब सनसेट अभी होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन और सूरज बड़ा बहुत कितना दिख रहा है। तो शाम के 5 बजे का वक्त हुआ है और अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 45 डिग्री 45 डिग्री शाम को 5:30 बजे। आप सोच सकते हो कितनी गर्म हवा जो है वो चल रही होगी। बहुत इस बार तो लंबी गर्मियाँ देखी हैं पूरे खित्ते ने। अब सितंबर के आखिर में जाकर कहीं निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेन की रफ्तार की अभी तक संदीप भाई ने कोई बात नहीं की, शायद DDU से निकल के तो फिलहाल शाम के 5:45 का वक्त हो रहा है और फिलहाल अभी सैयद राजा जो है वो हम स्किप कर रहे हैं और करम नासा हमने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब ये है कि अब हम यूपी में एंटर हो चुके हैं बिहार से, और हमारी जर्नी जो है वो यूपी में होगी। और काफ़ी बढ़िया कवर किया ट्रेन ने फिलहाल अभी तक तो। और 6:45 हो रहा है, सैयद राजा पहुँच चुके हैं और बहुत ही जल्दी अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो DDU भी पहुँच जाएंगे। इसका मतलब कि DDU एक बड़ा स्टेशन है यूपी का, उधर बिहार की तरफ से आते हैं, ये पहला आने वाला बड़ा स्टेशन। ये कौन सी गाड़ी है? जम्मू तवी पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस। जम्मू तवी का नाम लो तो संदीप भाई की तरफ तो याद आ गुड्स जाती है। मार्शलिंग यार्ड, एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है ये। यहाँ पे बहुत सारे जो वैगन्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है, तो ये सब काम जो है वो यहाँ पे बहुत होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। बहुत सारी जो मालगाड़ियाँ वो यहाँ से बन के निकलती हैं, इसलिए आपको इतनी सारी मालगाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं।
तो वक्त हो रहा है शाम के 6:07 और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे और सामने से किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। संदीप भाई के अंदाज़े के मुताबिक करीब करीब ही हैं। ये है अमृतसर मेल, अमृतसर हावड़ा। ये ट्रेन भी बहुत जैम पैक रहती है, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है ये। तो ये रहा जनरल क्लास और आप देखो भीड़। हाँ, बड़े कलकत्ते की तरफ तो फिर ऐसे ही नहीं है, डिमांडिंग गाड़ी है। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? पटना कोटा एक्सप्रेस, मतलब कोटा पटना एक्सप्रेस। ये भी बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है। तो वक्त हो रहा है 6:10 का और फाइनली पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम था मुगल सराय। हालांकि यहाँ पहुंचने का जो सही टाइम था वो था 5:10 का, पर यहाँ आते आते ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे देरी से यहाँ पहुँच रही है। मैंने सोचा था कि अगर ट्रेन यहाँ पे 6 बजे पहुँचती है तो अच्छा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 6:10 पे पहुँचे हम। अब यहाँ से ट्रेन कितना ज़्यादा मेकअप करती है, कितना ज़्यादा रिकवर करती है, वो देखने वाली बात होगी। अगर बात करूँ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जैसे हम आ रहे हैं, यानी कि गया की लाइन, एक लाइन यहाँ से निकलती है पटना की तरफ जो मैंने आपको दिखाया, और एक लाइन यहाँ से निकलती है काशी होते हुए बनारस की तरफ, और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि चुनार होते हुए विंध्याचल और प्रयागराज चौकी। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे अगर बात करूँ वीडियो में खाना तो आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है ठीक ठाक, लेकिन हाँ यहाँ पे फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्रूट्स आप यहाँ पे पूरा थ्रू आउट द सीज़न आपको मिलेगा, कोई ना कोई फ्रूट जो भी सीज़न में मिलता है वो यहाँ आपको फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ खाना तो मैं यहाँ का रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अब ये चिंता तो यही रहेगी कि हमारी ट्रेन जो है वो अगले स्टेशन पर कितनी देर में पहुँचती है। अब ये आजकल ना ये WAG9 जो है वो पैसेंजर ट्रेनों को बहुत खींच रहा है, और ये तो प्योर ICF लग रहा है मुझे। कौन सी ट्रेन है ये? संदीप भाई ये बात तो मैंने भी 50 बार कही है। ये वही ट्रेन है जिसमें मैंने यात्रा की थी, और ये बिल्कुल बिल्कुल प्योर ICF है। इसमें एक भी आपको उत्कृष्ट रेक्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। WAG9 की अभी ड्यूटी रह गई है। के साथ किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। तो ये है दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल। यार इसमें भी बिल्कुल जो प्योर ICF कोचेस हैं वो दिख रहे हैं मुझे। एक भी इसमें उत्कृष्ट रेक्स जो है वो देखने को नहीं मिला अभी तक। इस तरह की ट्रेनें तो अच्छी लगती है, अभी मतंजन बना देते हैं ना, वो नहीं सही रहता। ICF में इसका मतलब है 2 रंग चलते थे कि ये नीला और दूसरा वो जो मिट्टी से रंग का, ये बीच लगे हुए हैं। नहीं 2 उत्कृष्ट रेक्स देखने को मिल गए, प्योर तो नहीं है ये। और ये कौन सी ट्रेन है बिना नाम की? ज़्यादातर तो यही चलते हैं। इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में अपना डिपार्चर हो रहा है। मेरे ख्याल से कोई स्पेशल ट्रेन ही होगी, अदरवाइज़ नाम यहाँ पे लिखा होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी गाड़ी है ये, गया आनंद विहार स्पेशल ANVT। तो बस पैदल सिर्फ यहीं तक ही था। अब ये ट्रेन यहाँ रुकेगी और हमारी ट्रेन आगे बढ़ेगी। अच्छा, ANVT आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली। तारों के अंदर ही और ये लाइन निकल जाएगी वाराणसी की तरफ, यानी कि व्यास नगर काशी होते हुए। अच्छा, DDU से डिपार्चर के बाद मैंने ट्रेन का पनीर पकौड़ा जो वो लिया। हालांकि अभी मैंने ट्राई कर लिया था, थोड़ा सा ऑयली है, बहुत ऑयली है ये। कुछ ऐसा इनका पनीर पकौड़ा ठीक है, टेस्ट अच्छा है पर बहुत ऑयली है, तो मैं तो सिर्फ यही खाने वाला हूँ। और हमने ओवरटेक किया ट्रेन नंबर 01410 दानापुर LTT स्पेशल, जो कि करीब 4 घंटे लेट चल रही है। WAG9 आगे लगा है, फिर तो 4 से ज़्यादा भी डिले हो सकते हैं। एक बार संदीप भाई पटना से बैठ गए थे किसी अच्छी गाड़ी में, उसके आगे WAG9 लगा था,
तो इन्होंने कहा था लो भाई अब और ट्रेन तसल्ली की अब साफ सफाई ख़राब ही तो बहुत होंगे। ही अच्छी लगी मुझे। और मिर्ज़ापुर का स्क्रिप्ट ऐसे ही था, दोनों तरफ गुड ट्रेन खड़ी थी। पर विंध्याचल के डिपार्चर के बाद ट्रेन ने प्रयागराज, चिवकी और नैनी जंक्शन को क्या स्किप किया। और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बिल्कुल बढ़िया हवा चल रही है अभी तो। और ब्रिज पे भी ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई और बहुत ही बढ़िया कवर किया ट्रेन ने यहाँ पे। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे। संगम नगरी। तो फाइनली पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 7:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से पहुँची है, करीब 8:30 बजे। और अगर मैं बोलूँ कि ट्रेन ने कवर किया है तो शायद कवर तो नहीं किया, लेकिन हाँ ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार में आई, बहुत कम रुकी ट्रेन। और आपने नैनी और प्रयागराज चिवकी का स्किप जो वो तो देखा ही, कितना ज़बरदस्त कितना बढ़िया था वो। हालांकि अब यहाँ से ट्रेन का कवर करने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब यही जो 1 घंटे का मार्जिन अगर वो भी बना के रखे ट्रेन ना, तो भी आराम से मेरी ट्रेन मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अगर अभी बात करूँ जर्नी की, तो महाबोधि ने बिल्कुल निराश नहीं किया है। खाने की बात करूँ, फ़िलहाल डिनर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो भी मैंने यहाँ पे खाना खाया सब कुछ बहुत बढ़िया था। ट्रेन की साफ़ सफाई जो है वो रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और कोचेस की हालत भी काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरी लग रही है ट्रेन। तो हाँ पहला इंप्रेशन का मेरे ख्याल से ये एक तरह से बोला जाए तो हाँ बिल्कुल अच्छा ही इंप्रेशन आया है इस ट्रेन का। और प्रायोरिटी भी काफ़ी मिलती है इस रूट पे, हालांकि कोई ट्रेनें हैं नहीं जो इसको ओवरटेक करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बहुत ही प्रायोरिटी से बहुत अच्छे से ट्रेन आई है, बिना कहीं रुके, बिना कहीं ज़्यादा देर रुके। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अब देखना ये है कि यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो कैसे कवर करती है। 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकी और डिपार्चर हो गया यहाँ से, तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं। चीज़ तो है कि जो साइड पर बर्थ है ना, मुझे जमती नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि देखो एक तो हेड स्पेस बहुत कम होता है, और अगर आप थोड़े से लंबे हो ना तो पैर भी ठीक से इस पर आते नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे। बाकी कोई नहीं, सिर्फ रात की बात है, सुबह पहुंच जाएंगे हम नई दिल्ली, तो बहुत देर तक सफ़र नहीं करना इसमें। अच्छा एक और चीज़ है कि मैंने अपना खाना जो है वो मंगवाया था, और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी मुझे, ये देखो। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे कि खाना तो मिला ही, पर खाने के साथ ये जो बिल है ना वो भी मिला मुझे। 180 रुपये की थाली जो है ये मुझे मिली है, और यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। देखो MS वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स और वेज मील विद करी, पनीर करी 180 रुपीज़, और ट्रेन का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेन का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ सही लगी। और देखो ये 180 की थाली में क्या मिलता है, पनीर की सब्ज़ी मिल जाती है, एक मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल ड्राई वेज है, दाल है, एक मस्थान है, और राइस तो रहेगा ही, और चपाती जो है वो कुछ ऐसे मिल जाती है। इतनी अच्छी बोल तो लगी नहीं मुझे, मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा मीठा मीठा फील हो रहा है, और वैसे भी शायद मुझे जो पनीर में अगर कुछ मीठा हो जाए ना तो वो पसंद नहीं आता मुझे, तो शायद वो अपना अलग टेस्ट पर सबका होता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है, पर थोड़ा मीठा लग रहा है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ये सब्ज़ी जो है ना, मतलब नॉर्मल सोयाबीन आलू सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इन कम्पेयर टू पनीर थोड़ी सी मुझे मीठी लग रही है, बाकी ये बिल्कुल अच्छी लगी मुझे, बहुत बढ़िया लगी है। और बहुत लोग चावल करते हो तो बिना दाल चावल के खाना जो पता नहीं है, दाल सच में काफ़ी अच्छी है।
बिल्कुल बढ़िया तड़का जो है वो मारा गया और बिल्कुल गाड़ी डाले, कोई ऐसी पानी वानी कुछ नहीं इसमें, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल अगर मैं डिनर की बात करूँ तो ट्रेन का डिनर जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। चलो डिनर जो है वो फिनिश करता हूँ मैं। तो फ़िलहाल रात के 11 बजने वाले हैं और मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि ट्रेन बहुत रुक रही थी। मतलब प्रयागराज से निकलने के बाद ट्रेन बहुत रुकी, उसके बाद लगा कि ट्रेन शायद और लेट पहुंचेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन उसके बाद से बिल्कुल कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है। आप स्पीडोमीटर देखो आप, और लगातार 40 मिनट ट्रेन भाग रही है। और ऐसा हुआ कि करीब 11:40 पे हम पहुंचने वाले थे कानपुर, पर अब मुझे लगता है कि शायद 11:10 या 15 मिनट पहुंच जाएंगे। तो ट्रेन ने काफ़ी बढ़िया कवर किया। हालांकि डिले जो है उतना ही है, मतलब 1 घंटे का ही रहने वाला है, लेकिन एक बात जो डिले है वो 1 घंटे 34 मिनट का हो गया था। तो फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत कवरअप हुआ है। बस फिर ये दोबारा कानपुर से अलीगढ़ गाज़ियाबाद वाला रास्ता ही निकलेगा। इस मतलब में गया की तरफ जो ट्रेनें पड़ती हैं वो उसी रास्ते से आती हैं। जस्ट पहले रुकी हुई है मेरे ख्याल से। ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो आगे चल रही थी मेरे ख्याल से। जब तक वो प्लेटफॉर्म खाली नहीं करेगी तब तक हमारी ट्रेन को एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ना अब ऐसा लग रहा है कि एक मिनट जो है बहुत ज़रूरी हो गया। बाकी चलो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे अराइवल जो है वो कब होता है, वेट करता हूँ। और ब्रह्मपुत्र मेल मेरे ख्याल से आगे चल रही थी, शायद उसी ने प्लेटफॉर्म जो है वो ऑक्यूपाई किया होगा। और वैसे भी कानपुर सेंट्रल की हालत रही है और जल्दी ट्रेनों को लेता नहीं है। प्रयागराज तो ले लिया था, लेकिन कानपुर जो है वो थोड़ा रुला रहा है इस बार। सत्या भाई से दरखास्त करेंगे फिर। दोनों ने मतलब रुलाया नहीं, बिल्कुल स्मूथ अराइवल जो है वो ऑन स्टेशन पे। कानपुर सेंट्रल में थोड़ी दिक्कत जो है वो हो रही है अभी। सत्या भाई को शिकायत करेंगे कि आपके स्टेशन में ना थोड़ी सी मुसाफिर को परेशानी होती है। जब संदीप भाई आए तो वक्त से पहले ही बेशक लाइन से भी किसी ट्रेन का अराइवल हो ले लें। अच्छा बात करूँ कानपुर के, तो कानपुर ने तो रुला दिया, 20 मिनट तक बाहर रखा और मुझे लगा कि शायद 11:10 तक हम पहुंच जाएंगे, पर 11:30 हो चुके हैं। और ये है दरभंगा नई दिल्ली। दरभंगा नई दिल्ली, पिछले दिनों इसकी भी एक ट्रेन चली इसी रास्ते में, शायद वैशाली एक्सप्रेस थी वो। जनरल क्लास में आप भीड़ देखो, लोग अभी भी बाहर खड़े वेट कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए। इसका मतलब यूपी से जो भी लाइनें आगे बिहार, झारखंड या ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ती हैं वो फिर ये कानपुर के रास्ते ही जाती हैं। और जो इधर निकल जाती हैं महाराष्ट्र की तरफ वो मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन वैसे 1 घंटे ट्रेन यहाँ लेट पहुँची, 1 घंटे 10 मिनट ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है। मुझे लगा था कि शायद हम कवर अप कर लेंगे यहाँ पे, पर ऐसा हुआ नहीं। कानपुर सेंट्रल ने थोड़ा रुला दिया, बाहर हमें इंतजार करवा दिया काफ़ी, जिस कारण से थोड़ा और लेट हो गए हम। अच्छा अब यहाँ से कहानी ये है कि अगर हमारी ट्रेन यहाँ से देखो नॉन स्टॉप करीब 308 किलोमीटर की जर्नी होने वाली अलीगढ़ तक, और अगर ये जर्नी हमने 3 घंटे पूरी कर ली फिर तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा मुश्किल ज़रूर से है। बाकी उसके बाद से अलीगढ़ से नई दिल्ली का जो रास्ता है वो करीब 130 किलोमीटर का है, और इस 130 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को करीब 2.5 घंटे का समय जो है वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल से उस डिस्टेंस को आराम से 2 घंटे में कवर अप कर सकते हैं। अब ये सब कहानियाँ हैं, पता नहीं कैसे सब सच होंगी, कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि यहाँ से डिपार्चर जल्दी से हो जाए और उसके बाद से हम जल्दी से दिल्ली पहुँच जाए फ़िलहाल। और ये है सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस जिसका अराइवल हो रहा है। कुछ ट्रेनें तो ऐसी हैं वो दिल्ली से निकल के डायरेक्ट कानपुर में ही रुकती हैं कुछ 450 किलोमीटर के बाद। और जनरल में चढ़ने के लिए इतनी भीड़। संदीप भाई भी एक बड़े मिशन पे हैं, जर्नल अंकुर और बैठ के पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं। अलीगढ़ इसी वाली ट्रेन से। चलो आपको हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच मिलने के लिए। अच्छा लगा आप लोग मिलते हो तो धन्यवाद। बहुत दिन से आपको वीडियो देख रहे हैं, कभी मिले नहीं आप, लेकिन आज देखिए। चलो फाइनली आज मिल गया, अच्छा लगा हमें मिल करके, थैंक यू सो मच भाई। 11:47 पे यहाँ से डिपार्चर हुआ, थोड़ा लेट डिपार्चर हुआ, करीब 70 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। सूबेदारगंज देहरादून का भी डिपार्चर हो चुका है। चलिए अपना डिपार्चर हो गया और साथ ही साथ सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस भी हमारे साथ चल रही है, और ये ट्रेन अभी रुक जाएगी और हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी मिलने वाली है। और ये चीज़ देख करके मन बिल्कुल भर गया मेरा।
लोग सोनीपत पर तैयार होके आते हैं इतनी मुशक्क़त के लिए। चलिए, कानपुर से निकलने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रेन को ट्रैक करूँगा तो स्ट्रेस होगा और फिर सोना सही लगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी दूसरी ट्रेन है। और सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन गाज़ियाबाद पहुँच रही थी और ये है श्रमजीवी एक्सप्रेस। और बात करें टाइम की तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है सुबह के 4:30 बजे का, तो काफ़ी टाइम है और काफ़ी अच्छा कवर किया ट्रेन ने यहाँ पे। गाज़ियाबाद से दिल्ली तो ट्रेन शायद बीच में कहीं 40 तो किलोमीटर ज़्यादा होगा। अच्छा होगा। बाकी ट्रेन गाज़ियाबाद से निकलते ही साहिबाबाद भी स्किप किया, पर उसके बाद किसने चेन पुलिंग कर दी और सब कुछ बदल गया। पता नहीं, हमारी ट्रेन यहाँ पे बहुत देर से खड़ी है इतनी गिराई खूज पै गई। और ये गलत संकेत हो सकते हैं थोड़े से। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल से श्रमजीवी होगी। एक्चुअल में यहाँ पे ना चेन पुलिंग हुई है, चेन पुलिंग कारण से ट्रेन यहाँ पे रुकी है। ये बहुत गलत चीज़ है कि चेन पुलिंग जो है वो होती है इंडियन रेलवेज़ में आए दिन। मतलब इससे कई सारी ट्रेनें लेट होती हैं, कई लोग अपने मंजिल पे टाइम से नहीं पहुंच पाते। मतलब कुछ समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बहुत गलत होती हैं। इंडियन रेलवेज़ को ये चेन पुलिंग वाला सिस्टम ना बिल्कुल वंदे भारत का करना चाहिए कि आप सीधे ड्राइवर से बात करो और अगर आपको रुकवाना है, कुछ इमरजेंसी है तो ही आप रुको। ये चेन पुलिंग वाला सिस्टम इंडियन रेलवेज़ को अब मेरे ख्याल से ख़त्म कर देना चाहिए। सीधे वार्तालाप हो, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो ड्राइवर के साथ, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कुछ हो तो। जस्ट ट्रेन साहिबाबाद से निकल रही थी और चेन पुलिंग किसने कर दी, और इस चेन पुलिंग में ना करीब 20 मिनट जो है वो वेस्ट हो गए अपने यहाँ पे। अभी वक्त होने वाला है 5 बजने वाले हैं और मेरी ट्रेन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ पहुँचने के लिए भी टाइम चाहिए होगा मुझे। अब ये चेन पुलिंग कारण से नुकसान जो है वो तो होता ही है। और तो दिल्ली के अंदर भी अब रश बड़ा होता है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे बाई रोड जाना भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इनके साथ जम्मू तवी में भी ऐसा ही हुआ था, दुरंतो में बहुत मुश्किल से पकड़ी थी वो भी। बैग लाइन ही लगा है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। और आपको याद होगा जब हम गुरारू रेलवे स्टेशन पे थे तो ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वहाँ से निकली थी और पहुँच चुकी है यहाँ पे। वैसे हमारी ट्रेन इसको ओवरटेक करती अगर टाइम से निकलती तो, पर ये तो दिल्ली पहुँच करके इसका शंटिंग भी हो रहा है। अब तो हर एक यार्ड में जा रहे हैं अब। चलो, ये चीज़ बढ़िया हुई कि शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन बहुत देर रुकी नहीं। फ़िलहाल वक्त हो रहा है 5:17 और अराइवल होने वाला अपना नई दिल्ली पे। इंडिया का चौथा बड़ा स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म के साथ। तो जैसे ही स्टेशन पहुंचता हूं तुरंत उतरता हूं और जल्दी से ऑटो लेकर के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ कूच करता हूं। कितना तो नई दिल्ली अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पहुँचना था मुझे और जल्दी यहाँ पहुँचा हूँ मैं। तो बस इस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। ये है खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी में था मैं। बाकी हाँ, महाबोधि की जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी। मतलब ट्रेन तो बहुत ऐसे चली, अच्छा कवर किया उसने। लेकिन हाँ, गाज़ियाबाद आते आते ना उसके बाद से जो चेन पुलिंग हुई, फिर थोड़ा सा ट्रेन वहाँ पर डिले हुई तो वो थोड़ा ख़राब हो गया, वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया। अदरवाइज़ ट्रेन आराम से मेरे ख्याल से 4:30 पहुँच जाती अगर चेन पुलिंग वगैरह नहीं होती तो सोचो, जो ट्रेन करीब 1 घंटे 40 मिनट लेट चल रही थी उसने इतना अच्छा कवर किया। और रात के वक्त में ना कानपुर के बाद मुझे लगा कि शायद हम 5:30 पहुँचेंगे और लेट हो जाएगा, 6 बजे पहुँचेंगे। लेकिन क्या चली है गाड़ी। मेरे ख्याल से जो भी 453 या 50 किलोमीटर की जर्नी होती है कानपुर से नई दिल्ली के बीच में, उस जर्नी को इस ट्रेन ने अराउंड 4 घंटे 50 मिनट में कवर किया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रायोरिटी में ट्रेन चली है। देखो इतना दौड़ कितना रात को कवर कर लेगी। चलो, ओवरऑल जर्नी महाबोधि की बहुत ही अच्छी थी। सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी गाड़ी है गया से दिल्ली के बीच में और इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब समझ में आया ये चीज़। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग आपने पहले ही देख लिया होगा तो ये आप बाद में देख रहे हो। पर आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, कि क्या पार्ट जर्नी का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगा
और मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और खजुराहो पहुंचने के बाद वहां से मुझे एक ट्रेन लेनी थी, पर वो व्लॉग मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, जहां मैं अपने खजुराहो से सतना की जर्नी दिखाई है, बस में सफ़र किया है मैंने। बाकी अगर वो आपको देखना है वीडियो तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपको यहाँ भी उसका लिंक दिख रहा होगा, तो वो व्लॉग ज़रूर से आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक वीडियो में काफ़ी फिर गए संदीप भाई। 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार जो कि थंबनेल पर दिखाई गई थी वो तो देखने को नहीं मिली, लेकिन ट्रेन ने कानपुर से सेंट्रल से निकलकर नई दिल्ली तक जो कमाल की रफ्तार पकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और गाज़ियाबाद में अगर साहिबाबाद के पास चेन पुलिंग ना होती तो संदीप भाई अपने मुकर्रर वक्त पर पहुँच जाते, लेकिन इस पूरे सफ़र में वो एक ज़हनी इस्तराब का शिकार रहे। और जम्मू तवी और नई दिल्ली के दरमियान जिन्होंने जर्नी की थी दुरंतो एक्सप्रेस पे, वो बार बार याद आ रही थी, क्योंकि उसकी इससे अच्छी खासी मुमासलियत हो गई। उस वक्त भी इन्होंने 4 घंटे का जो है वो गैप रख के दिल्ली से सवार हुए थे, लेकिन दुरंतो एक्सप्रेस ने इनके साथ अच्छा खासा धोखा कर दिया और ये अपने वक्त से काफ़ी लेट भी हो गए, इनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो आज भी अगर महाबुद्धि एक्सप्रेस थोड़ा सा साथ ना देती और कुछ चैन पुलिंग का 1-2 बार सीन और हो जाता तो शायद संदीप भाई इस खजुराहो वंदे भारत से भी महरूम हो जाते। और खजुराहो वंदे भारत जो दिल्ली और खजुराहो के बीच चली है पिछले कुछ अरसे में, सैफरन वंदे भारत है और इसका तो टिकट भी अच्छा खासा महंगा होना था, लेकिन गुड लक के संदीप भाई ने जो है ये वंदे भारत पकड़ने में कामयाब हो गए। और अब मुझे एक बात का थोड़ा सा होता जा रही है, मालूमात कह लें या एक ख़्याल कह लें कि जितनी भी ट्रेनें इधर बिहार की तरफ निकलती हैं, गया आगे DDU गया और आगे फिर ईस्ट इंडिया की तरफ, या बिहार से होती हुई आगे ईस्ट इंडिया की तरफ, वो इधर से निकलती हैं दिल्ली, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर अलीगढ़, फिर कानपुर, फिर DDU, फिर गया, फिर आगे जहाँ पे भी गया। तो अब जो है ना काफ़ी वक्त हो गया है कि दिल्ली से निकलकर इस तरफ की जर्नी नहीं देखी, दिल्ली से मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी वाली साइड। तो उसका मतलब बिहार की तरफ फिर जितनी भी लाइनें जाती हैं शायद फिर वो इधर से ही जाती हैं। अब ये मुझे पिछले कुछ जर्नीज़ में देख के अंदाज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर संपूर्णा क्रांति एक्सप्रेस देखें वो भी यही रास्ता है, बिहार की संपर्क क्रांति देखें उसका भी यही रास्ता है, विशाली एक्सप्रेस देखी उसका भी यही रास्ता है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस देखी जिसकी इस वीडियो में जिक्र भी हो रहा था उसका भी यही रास्ता है। और उसी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर सत्या भाई के साथ गया के मुकाम पर ही एक हादसा हो गया था। तो DDU से गया के बीच इलाका जो है वैसे भी काफ़ी गैर महफूज माना जाता है मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से, लेकिन गुड लक क्या संदीप भाई जो है बखैर वाफियत अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं। और ट्रेन में पेंट्री तो थी, लेकिन खाने का मेयार भी तकरीबन ठीक ही था, कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, कोई इतना ज़्यादा माड़ा नहीं था। और संदीप भाई को जो है बर्थ जो मिला था वो ऊपर वाला था, और साइड अपर बर्थ जो है वो एक गार में बैठने जैसा। ख़ास तौर पे ये जो ट्रेनें भी इतनी नहीं हैं, जो अब नई वंदे भारत आई है स्लीपर, उस पर तो इसको बहुत खुला डुला बनाया गया, लेकिन जो अब पुरानी ट्रेनें चलती हैं उसमें एक दराज कद इंसान को इस बर्थ के ऊपर अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसकी दूसरी सबसे गलत बात यह कि इस पर शीशा शूशा कोई नहीं लगा हुआ, तो बिल्कुल इतनी घुटन होती है, ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी गार में बैठ के जा रहे हैं। तो बाकी जो नीचे वाला बर्थ है वो बड़ा ज़बरदस्त है, उस पर बड़ी सारी विंडो लगी होती है, उसमें आसान बहुत है उठना बैठना, तो ये भी बात है। लेकिन कुछ नौजवान मुसाफिर जो हैं उनको इतनी आसानी से साइड लोअर दिया भी नहीं जाता। ये भी इंडियन रेलवेज़ का एक कानून कह लें, या एक प्योरिटी जो है वो औरतों को, बूढ़े मुसाफिरों को जो है इस मामले में प्योरिटी दी जाती है कि वो नीचे वाला बर्थ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप एक रेल ब्लॉगर हैं और आपको ऊपर वाला बर्थ मिला तो फिर यकीनी तौर पर ये एक परेशान कुन सूरत हाल होती है। और एक घुटन अपनी जगह और खिड़की ना होने की वजह से जो है वो किसी किस्म का भी बाहर नज़ारे देखने को नहीं मिलते। बाकी संदीप भाई सफ़र में अकेले ही दिखाई दे रहे थे और एक बड़े ही छोटे और खामोश से स्टेशन से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। ट्रेन गया से ही 1 घंटे के डिले से निकली और उसके बाद फिर भी इतना ज़्यादा डिले नहीं किया। अगर वो 1 घंटा उधर डिले ना करती तो शायद यहाँ पर तकरीबन अपने मुकर्रर वक्त पे पहुँच जाती। फिर भी कोई 1000 के 800 900 या 1000 किलोमीटर के आसपास का फ़ासला होगा जो इस ट्रेन ने तकरीबन 4 और 12 14 15 घंटे में तय कर लिया। ये भी एक ज़बरदस्त बात है। और संदीप भाई जो है वो ट्रेन की साफ़ सफाई से, किसी हद तक ट्रेन की पेंट्री से और ट्रेन की रफ्तार से काफ़ी जो है वो खुश दिखाई दे रहे थे। तो संदीप भाई के साथ ये एक जर्नी जो फिर से इसी रूट के ऊपर दोहराई गई देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।